Hello everyone. In today's video, we'll start with our chapter ratio analysis. Ratio analysis chapter में हम different types of accounting ratios की calculation सीखेंगे और majorly जो हमारे पास heads हैं, types हैं accounting ratios के, they are liquidity ratio, solvency ratio, activity or turnover ratios and profitability ratios. सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे. लिक्विडिटी रेशियो, from name only it is clear, being liquid, that means it shows a firm's ability to meet its current liabilities, current obligations, short term liabilities को रीपे करने की एबिलिटी लिक्विडिटी कहलाती है. और लिक्विडिटी रेशियो में हम दो रेशियोज पढ़ेंगे. वन इज करंट रेशियो, अनदर इज लिक्विड or quick ratio, or we can also call it as asset test ratios. सबसे पहले हम करंट रेशियो की बात करेंगे. करंट रेशियो studies the relationship between current assets and current liabilities. Formula is current assets upon current liabilities. Now current assets, what are current assets? current assets वो assets हैं जो विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है. करंट एसेट्स में हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करेंगे. इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करने के टाइम आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है करंट रेशियो कैलकुलेट करने के टाइम, दैट यू हैव टू एक्सक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. while calculating current ratio, loose tools, stores and spares will not be included in inventories. They have to be excluded. ट्रेड रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड होंगे. बट अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, करंट एसेट्स में जब हम सन्ड्री डेटर्स को इंक्लूड करेंगे तब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे. कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के एग्जांपल है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, checks, draft in hand, marketable securities. Yes, marketable security is also a type of cash and cash equivalent. Short term loans आएंगे, advances आएंगे. Other current assets में as per CBSE circular it is restricted to prepaid expenses, accrued incomes and advance tax. Coming to current liabilities वो liabilities हैं जो within a period of 12 months from the date of balance sheet repay करनी है. इनमें आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएंगी इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स आएंगे इंक्लूडिंग बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स. अदर करंट लायबिलिटीज में आपके पास वो डिबेंचर्स या वो डेट्स आएंगे लॉन्ग टर्म जो करंट ईयर में मैच्योर हो रहे हैं. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कॉल्स इन एडवांस. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. Ideal ratio is 2:1. That means you should always have twice the value of current assets than your current liabilities. हायर रेशियो का मतलब फर्म की एबिलिटी है कि वो इजीली अपनी करंट लाइबिलिटीज को रीपे कर सकती है. बट ये रेशियो 2:1 से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन इट विल शो पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल गिवन हो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से कोई एक हेड गिवन है. अगर आपको मान लो करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल गिवन है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हिच इज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यू कैन कैलकुलेट whatever value is missing. अगर करंट एसेट मिसिंग है तो आप करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल में अपनी करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे. और अगर आपको करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तब आप अपनी करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मैथमेटिकली यू हैव टू टेक things from left hand side to right hand side and right hand side to left hand side. This way their signs will change. Coming to next ratio, which is liquidity ratio, or we can also call it as quick ratio or asset test ratio. इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. आइडियल रेशियो 1:1. It measures the ability of the firm
टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने की कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है रेशो. लिक्विड एसेट्स आर the asset which are either in the form of cash or cash equivalent or can be converted into cash within a very short period. और लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हम करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते. फॉर्मूला तो लर्न किया, बट वी शुड ऑल्सो नो द रीजन why closing stock and prepaid expenses are excluded from current assets. See, why it is excluded? क्योंकि इन्वेंट्री जो आपका स्टॉक है उसको कैश में कन्वर्ट होने में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है, तो इट इज नॉट रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश. ऑल्सो जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, नाउ यू हैव पेड फॉर योर एक्सपेंसेस इन एडवांस, so you cannot convert that amount into cash again. You can only avail the services, so hence it cannot be converted into cash क्योंकि स्टॉक और करंट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस कन्वर्टेबल नहीं है कैश में और स्टॉक रेडिली कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग लिक्विड एसेट्स. सिग्निफिकेंस, ये एक फर्म की एबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए, वो लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड इमीडिएटली और विद इन 1 month. A high liquid ratio compared to current ratio indicate understocking, while a low liquid ratio indicates overstocking. Now we'll discuss our next major head, that is solvency ratio. Solvency और liquidity में क्या डिफरेंस? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रीपे करने की जो पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है. Again in this ratio we will study 4 types of ratios, that is debt to equity ratios, total assets to debt ratios, proprietary ratios and interest coverage ratios. Now starting with our first ratio, that is debt to equity. This 2, ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है आपकी फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए, आपको हेल्प कर रहा है. हाउ इट इज हेल्पिंग? दिस 2, इस 2 से पहले जो आपको वैल्यू गिवन है दैट विल बी योर डेट और उसके बाद इक्विटी. सो यू कैन मेक फॉर्मूला फ्रॉम दिस नेम ओनली, टाइप ऑफ एसेट ओनली, which is equal to debt upon equity. Debt, what does debt includes? Debt include करता है long term liabilities और long term provisions को, और equity is also known as shareholders fund. Debt में हमारे पास long term liabilities और long term provisions आएंगे. Equity में हमारे पास shareholders fund में equity share capital, preference share capital और reserve and surplus आएंगे. हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डेट्स में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गई, बॉन्ड्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गए. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारे पास प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी आया. रिजर्व एंड सरप्लस क्या इंक्लूड करेगा? इट विल इंक्लूड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व और एनी फंड. अगर आपके पास पीएनएल का डेबिट बैलेंस गिवन है, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग रिजर्व एंड सरप्लस. अब ये रेशियो क्या सिग्निफाई करती है? ये रेशियो सिग्निफाई करती है फर्म की एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. आइडियल रेशियो इज 2:1. दिस शोज फर्म का फाइनेंशियल रिस्क कितना है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, as it indicates that more and more funds invested in business are provided by long term lenders. जितना ये रेशो कम होगा उतना पोजीशन जो है वो सिक्योर्ड होगा. Coming to our next ratio, which is total assets to debt ratio. Total assets to debt, again हम फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस हेडिंग ओनली. 2 से पहले हमारे पास न्यूमरेटर गिवन है दैट इज टोटल एसेट, 2 के बाद हमें डिनोमिनेटर गिवन है दैट इज डेट. फॉर्मूला हमारे पास बना टोटल एसेट्स अपॉन डेट. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट टोटल एसेट्स? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स का टोटल इज टोटल डेट्स. एंड व्हाट इज डेट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस.
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, प्रोविजन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं. एज डिस्कस्ड प्रीवियसली ऑल्सो, प्रोविजन में हमारे पास लॉन्ग टर्म में प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आएगा, लीव इनकैशमेंट आएगा, प्रोविजन फॉर वारंटी आएगा. अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो? दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट. आप देखो, आप ये रिवील करना चाहते हो इससे कि आपकी टोटल एसेट्स में डेट का कंट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन कितना है. जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना आप सेफ हैं, क्योंकि इसका मतलब कि आपके पास न्यूमरेटर जो आपकी एसेट्स हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल सोर्सेज. और ये बहुत अच्छा साइन है बिजनेस के लिए, सेफ्टी मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंडर्स के लिए भी. हाउएवर, अगर ये रेशियो फॉल कर रही है, सो इट शोज रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन. दैट मींस ये जो आपकी टोटल एसेट्स हैं इसमें एक्सटर्नल सोर्सेज का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. Coming to our next ratio, that is proprietary ratio. Who is a proprietor? Proprietor is owner of a business. मालिक, proprietor. हम ये जानना चाहते हैं इस रेशियो से कि हमारी टोटल एसेट्स में ओनर का कितना फंड है. What is the formula of calculating total assets? Very easy. अब तक तो आपको याद हो गया होगा. It is non-current assets plus current assets. Shareholders fund, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, इट इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल में आपके पास दो कैपिटल्स हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस. हियर आई हैव मेंशन, अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इवन रीवैल्यूएशन रिजर्व, फंड्स. सिग्निफिकेंस, जितना ये रेशियो हायर है उतना साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है. मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी, अगर आई टेक एग्जांपल ऑफ माय होम, मेरे घर में जो भी मेरी एसेट्स है वो मेरी खुद की होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी फ्रॉम बोरोड फंड, कि कोई आए और बोले ये जो एसेट है मैंने पैसे दिए थे उधार इसलिए इन्होंने ली. इट डजंट साउंड गुड. बिजनेस में भी ऐसा ही है. आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें शेयर होल्डर का ही हो. Large proportion of total asset is provided by equity and hence firm is less dependent on external sources of finance. However, अगर आपकी proprietary ratio low है, it is a danger signal long term lenders के लिए, क्योंकि this shows lower margin of safety. Next ratio is interest coverage ratio. Although this ratio is a part of solvency ratio, पहले जितनी भी रेशियोज हमने पढ़ी हैं दे आर प्योर रेशियोज. आपके पास आंसर रेशियो में आएगा, बट इन दिस रेशियो योर आंसर विल कम इन टाइम्स. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक बिजनेस जानना चाहता है अपनी एबिलिटी को कि क्या उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर इंटरेस्ट को पे कर सके. Formula is profit before interest and tax divided by interest on long-term debts. Debts, you all know, includes debentures, it includes long-term loans. अगर आपके पास फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं गिवन, इट इज गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको इस आफ्टर टैक्स में अपने टैक्सेस को और अपने इंटरेस्ट को ऐड करना है. इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप अब सबसे पहले पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे. प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको गिवन है आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू पीबीटी माइनस टैक्स. दिस इज द फॉर्मूला. अगर आप अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर मैं इस टैक्स को यहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दूंगी तो व्हाट आई विल गेट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कई बार क्वेश्चन ये भी आता है टैक्स किस पर कैलकुलेट होता है? टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर आपको 10%, 15% परसेंटेज गिवन है तो वो आप परसेंटेज पीबीटी पर ही कैलकुलेट करते हैं. पीबीटी निकालने के बाद अगर हम इस पीबीटी में अपना इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर देंगे, व्हाट वी विल गेट इज पीबीआईटी.
अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम द इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज आर कवर्ड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्जेस। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली जब ये फॉर्मूला स्टार्ट किया था बताया कि आप अपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से जानना चाहते हैं कि कितने टाइम आप अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। हायर रेशियो क्या रिफ्लेक्ट करती है? हायर रेशियो में देखो आपके पास प्रॉफिट है न्यूमरेटर में, इट इज अ गुड साइन। दैट मीन्स आपकी कैपेबिलिटी है कि आप अपने इंटरेस्ट को ऑन टाइम रेगुलरली पे कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली पे कर सकते हैं। If profit is just equal to interest, it is an unsafe position for lender as well as company, as nothing will be left for shareholder. Shareholder are the actual owner. उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो विच इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो। अब ये रेशियो हमें हेल्प करती है ये जानने के लिए कि हाउ इफेक्टिवली फर्म इज यूजिंग इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। अगेन इस हेड में हमारे पास 4 रेशियोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो के सभी आंसर टाइम्स में आएंगे। टर्नओवर रेशियोज के आंसर्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। We'll start with our first ratio, which is inventory turnover ratio. Inventory is also known as stock. Stock of raw material, stock of work in progress, and even finished goods. Inventory turnover ratio का formula है cost of revenue from operation divided by average inventory. Now the formula to calculate cost of revenue from operation can be, this can be calculated in 3 ways. सबसे पहला वे है, अगर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंस और नेट परचेजेस गिवन है, देन ये 11th वाला फॉर्मूला है आपका। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू हेयर, इट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इट कैन बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स, वहां सेल्स कहते थे 11th में से सोल प्रोप्राइटरशिप में, इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर फर्म को ग्रॉस लॉस हो रहा है और अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपने ग्रॉस लॉस को ऐड करेंगे, what you will get is cost of revenue from operations. Now you have to calculate average inventory, और आपको 2 इन्वेंट्रीज गिवन है, one is opening and other is closing, तो दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? आप क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये रेशियो ये रिफ्लेक्ट करती है कि कितना एफिशिएंटली फर्म अपनी इन्वेंट्रीज को यूज कर रहा है। और बेटर क्या है? हायर रेशियो इज गुड। इसका मतलब क्या है? आप अपनी स्टॉक को क्विकली बेच रहे हैं। और अगर आपकी रेशियो लो है, इट शोज दैट यू कुड नॉट सेल योर स्टॉक क्विकली, इट इज लाइंग इन योर गोडाउन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, विच इज नॉट अ गुड साइन। इन्वेंट्री वेलोसिटी, it is a speed at which inventory is cycled in a given period of time. अब हम इसे days में निकालते हैं इस आंसर को, then it has to be taken as 365 days. वीक में निकालना तो it is 52 weeks. और अगर मंथ में हमें इसे कैलकुलेट करना it is 12 months, and this has to be divided by inventory turnover ratio. Coming to trade receivable turnover ratio. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल क्या इंक्लूड करता है? ट्रेड रिसीवेबल आपको इंक्लूड करता है एवरेज डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। हियर वी कैन राइट ट्रेड रिसीवेबल आल्सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेटर्स। इट विल बी बेटर अगर हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल ही लिख देते हैं। इट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यस, नाउ ऑब्वियस सी बात है, आपके रिसीवेबल्स दैट इंक्लूड्स बिल रिसीवेबल और डेटर्स कब होंगे? जब आप क्रेडिट में सेल करेंगे। सो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। और आपके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा? इफ टोटल रेवेन्यू इज गिवन, उसमें से अगर आप अपना कैश रेवेन्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get credit revenue from operation. Again we have to calculate average trade receivables.
फॉर्मूला इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, when we are calculating trade receivable turnover ratio, it should be kept in mind that provision for doubtful debt is not deducted from trade receivable. आप अपने ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। करंट रेशियो में मैंने आपको कहा था आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। रीजन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज देखने हैं जब हमारा पैसा कैश में कन्वर्ट होगा, हमें एक्चुअल डेटर्स की वैल्यू असर्टेन नहीं करनी। As the purpose is to calculate number of days for which sales are tied up in trade receivable and not to ascertain the value of debtors. इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? This shows the speed with which trade receivables are collected. और इसका हायर होना बेटर है, दैट मीन्स यू कैन क्विकली कन्वर्ट योर ट्रेड रिसीवेबल इनटू कैश। और लोअर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स इनएफिशिएंट क्रेडिट पॉलिसी, कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी नहीं है, आप अपने कस्टमर से टाइमली पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं क्रेडिट सेल्स आर मेड टू कस्टमर हु डू नॉट डिजर्व मच क्रेडिट। हम उन कस्टमर्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते। Next is average collection period. Average collection period, again, it shows the amount of time taken in which you can collect your amount from your debtors or from your trade receivable. Formula is, if you have to calculate the answer in days, it is 365 days upon trade receivable turnover ratio. If in week, it is 52 weeks upon trade receivable turnover ratio. और इट इज 12 मंथ्स, अगर आपको आंसर मंथ्स में निकालना है, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोस। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कब बनेंगे? जब आप क्रेडिट पर परचेजेस करेंगे। सो द फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और अगर आपको क्वेश्चन में टोटल परचेजेस गिवन है, आप उसमें से अपने कैश परचेजेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो एज टू कैलकुलेट नेट क्रेडिट परचेजेस। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। अब इस रेशियो का पर्पस क्या है? अगेन आप एफिशिएंसी देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने ट्रेड पेबल्स को मैनेज कर रहे हैं। हायर टर्नओवर का मतलब क्या है? आपको क्रेडिट कम पीरियड के लिए मिल रहा है कि आपको फुल पीरियड के लिए क्रेडिट नहीं मिल रहा है। दिस शोज आपकी फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। लोअर रेशियो का मतलब क्या है? कि यू आर नॉट एबल टू पे योर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ऑन टाइम। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने का फॉर्मूला, अगेन इफ यू हैव टू कैलकुलेट इट इन डेज, 365 days, in week it is 52 weeks, months में 12 months, divided by trade payable turnover ratio. It shows the period enjoyed by an enterprise जिस टाइम में वो अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पे करते हैं। Coming to working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio, अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन, then you can use cost of revenue from operation also. Revenue from operation or cost of revenue from operation divided by working capital. Formula to calculate working capital is current assets upon current liabilities. अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस रेशियो ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जहां गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, where current assets play a major role in generating revenue from operation. ये रेशियो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में ज्यादा यूज होती है। ये रिवील करती है कि हाउ एफिशिएंटली योर वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन मेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हायर रेशियो जो है वो आपकी एफिशिएंसी शो करती है कि यू आर यूजिंग योर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट्स। और लो रेशियो रिफ्लेक्ट करती है there is underutilization of working capital. Now we'll start with profitability ratio. Profitability, हर बिजनेसमैन का सपना है प्रॉफिट अर्न करना।
उस प्रॉफिट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर 5 रेशियो टू ascertain to analyze your profitability. First is gross profit ratio, then operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio, return on investment. Starting with our first formula, that is gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट 11th क्लास में आपने कैलकुलेट करना सीखा था। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज नेट परचेजेस plus change in inventory. Purchases means net purchases. Here we are talking about net purchases, that is purchases minus purchase return. Change in inventory add होगा as the formula to calculate change in inventory is opening inventory minus closing inventory plus direct expense. अब इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? ये मार्जिन शो करता है प्रॉफिट का जो फर्म अवेल कर रही है ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हायर ग्रोस प्रॉफिट होना बेटर है, अच्छा है, बट इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं है। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का बढ़ना सिर्फ ये सिग्निफाई नहीं करता कि पोजीशन अच्छी है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपका मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट का इतना होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कि यू आर एबल टू कवर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस as well as you can provide for depreciation, interest on loans, dividends, and you can even create reserves. Next is net profit, operating profit ratio. It is operating ratio. Next is operating ratio. Formula is cost of revenue from operation plus operating expenses divided by revenue from operation into 100. जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप निकालेंगे, आप उसमें देखेंगे कि आप डिनोमिनेटर में नेट प्रॉफिट फ्रॉम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहे हैं। नेट रेवेन्यू हियर मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओनली, क्योंकि नेट वर्ड हमारे पास जो है शेड्यूल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेट वर्ड इज नॉट गिवन, इट इज ओनली गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट इट इज एज्यूम्ड इट इज नेट सेल्स ओनली। आप सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करने के बाद ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेन इट इज नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंटरीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेस फर्म इनकर करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो भी एक्सपेंस करती है, जैसे कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी रिलेटेड टू बिजनेस जो खर्चे हैं, सिर्फ वही खर्चे यहाँ पर ऐड होंगे। इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? इट मेजर द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये रेशियो इंडिकेट करती है extent of revenue from operation which can absorb cost of revenue from operation as well as operating expenses. लोअर रेशियो का होना बेटर है क्योंकि ये दोनों आपके खर्चे हैं। अगर आपका न्यूमरेटर कम है, that means it is a good sign because it will leave higher margin. अगर आपका न्यूमरेटर कम होगा तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपके प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। तो इट इज ऑलवेज गुड अगर आपका न्यूमरेटर विच इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दे बोथ आर एक्सपेंसेस, इनका लो होना इज गुड। कमिंग टू नेक्स्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम से पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आपको मैंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑलवेज डिवाइड विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऊपर क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसके दो वेज हैं। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, आप उसमें अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस थे जो आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करने थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो आपने यहाँ पर ऐड कर दी। आपको सिर्फ अपना ऑपरेशनल प्रॉफिट चाहिए जो आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से कमाया। और अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप, और वी कैन से ग्रॉस प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप उसमें से सिर्फ अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड on non-current investment by non-financial companies or manufacturing companies.
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, रोज तो एसेट्स बेचते नहीं है, बिजनेस की इनकम तो है नहीं फिक्स एसेट बेचकर कमाना, तो इट इज नॉट ऑपरेटिंग इनकम. इसलिए इसको हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया. सिग्निफिकेंस है, ये बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है. Coming to our next important part is relationship between operating profit ratio and operating ratio. ये बहुत important है. They both are complementary to each other. Complementary मतलब operating profit ratio और operating ratio का जो sum है which is equal to 100. 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है 30%, बताइए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है. आप डायरेक्टली 100 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, your operating profit ratio will be 70%. Both operating profit ratio and operating ratios are complementary to each other, and thus the sum of the two. Very important point to be kept in mind while calculating operating ratio. अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सम ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट मीन्स आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को सेम नहीं मान सकते. आपकी जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट इज सम ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों गिवन है, इफ यू आर यूजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट then there is no need to consider both, as operating cost is sum of operating expenses as well as cost of revenue from operation itself. Coming to our next ratio, net profit ratio. Net profit ratio का formula जो हमें given है as per CBSE revised curriculum, it is net profit before tax upon revenue from operation or net profit after tax upon revenue from operation into 100. आपने देखा होगा जितनी भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाली है उसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड किए हैं, अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो हमारे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो निकलेंगी वो परसेंटेज में निकलेंगी. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट. अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो यानी टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बट इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट होगा. एनी अदर इनडायरेक्ट इनकम हैज टू बी एडेड. Or you can also use formula net profit after tax, or after tax means it is profit after tax as well as interest divided by revenue from operation into 100. इस रेशियो का सिग्निफिकेंस ये है कि एक बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को बताता है, और इस रेशियो का अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, अगर आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो राइज कर रही है, इट शोज इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी. Our next ratio is return on investment. इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आ रहा है, and formula is profit before interest and tax upon capital employed into 100. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप शेयर होल्डर्स फंड और अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड करेंगे. शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. लॉन्ग टर्म आपकी जो लाइबिलिटीज है नॉन करंट लाइबिलिटी, दे इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. Keep in mind that you have to exclude non-trade investments if they are given in the question. Non-current assets, अगर हम एसेट अप्रोच फॉर्मूला यूज करते हैं तो नॉन करेंट एसेट्स में से भी हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड करना है, एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स टू बी एडेड. So the formula from asset approach is non-current asset plus working capital, but this non-current asset should exclude non-trade investments while calculating capital employed. This is very very important. Non-trade investments include nahi honi chahiye, because the business organization, the company is not dealing, not trading in this investment, so it is not a part of your non-current assets. They are not meant for trading, that means for earning something, so they are not a part of ROI ratio में capital employed के लिए, because here we want to know कि जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पर हमें कितना रिटर्न आ रहा है, एंड दे आर नॉट मेंट फॉर रिटर्न.
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन रिपीटिशन है. अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है और इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट गिवन है, कैलकुलेट हो रहा है, तो इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, because this interest on non-trade investment should not be part of this PBIT. So ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जब आप PBIT कैलकुलेट करेंगे तब आप इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. और ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर लिया. ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. Now, what is the significance of this ratio? It is a barometer of all overall performance of an enterprise. ये बताता है कि कितना एफिशिएंटली एक बिजनेस अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कर रहा है. यानी वो अपनी नेट एसेट्स में देखना चाहता है कि उसकी अर्निंग पावर क्या है. So this ratio is very, very important to know the overall efficiency of a business. With this, we have covered all the ratios. Thank you for watching this video. Stay connected.